गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग धर्मेश, पूजा, राहुल, गुंजन, देवेंद्र, शशिकांत, साक्षी, सोना, भानु, प्रिया, आलोक, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, पालू, मयंक, पूजा। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया भाई? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकित, अंकित, दिवेन, रिंकेश, सोहन, उमेश, पवन, कृष्णा, साहिल, क्या हाल चाल है भाई? तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल 8, ये बैच करियर विल एप्लीकेशन पर लेटेस्ट बैच है। और इस बैच में मतलब अभी कुछ ही चैप्टर्स हुए हैं लाइव सेशन में। अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ये चैप्टर स्टार्ट, मतलब लास्ट वीक ये बैच शुरू हुआ था मंडे को, और आज ये सेकंड वीक है, यानी कि आज 10th क्लास है, आई थिंक 10वीं क्लास है आज, है ना? हाँ जी। क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही अपलोड? क्लास पीएनजी अपलोड हो गई होगी, डेफिनेटली हुई होगी क्लास पीएनजी अपलोड। हाँ, विष्णु, मुस्कान, सोनी, पुष्पेंद्र, पारस, शुभम, लेट मी चेक। क्लास पीएनजी तो भाई साथ के साथ अपलोड हो जाती है यार, थोड़ा सा डिले हो रहा होगा किसी रीजन से। कल कितनी तारीख थी? अरे आपकी तो 26 तारीख के बाद से क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई, तो ना 27 तारीख की हुई अपलोड, ना 28 तारीख की क्लास पीएनजी अपलोड हुई। एक सेकेंड। हाँ जी, वो गलती से ना पीएनजी तो अपलोड हुई है आपकी, लेकिन वो ना इनएक्टिव हो फॉर्म में अपलोड हुई है। पीएनजी तो अपलोड थी, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में अपलोड थी, लेकिन अब वो एक्टिव कर दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, अब वो एक्टिव कर दी। चलिए साहब, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज मैट्रिक्स। ठीक है, ये अल्फाबेट का, ठीक है। हाँ, छोटा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम एक बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे अगले हफ्ते से, यानी कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बड़ा चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज भी हम एक छोटा चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, ये बाकी चैप्टर से काफी छोटा है, और आज वैसे भी वीकेंड है। अब आपके पास 2 दिन मिलेंगे, सैटरडे और संडे, और जैसे कि आप जानते हैं ये 2 दिन आपकी क्लासेस रहती हैं ऑफ। पता है क्यों ऑफ रहती हैं? क्योंकि आप सबसे पहले तो बैकअप ले लें, जिन्होंने बैकअप नहीं लिया वो बैकअप ले। ठीक है, दूसरी बात, जिनको रिवीजन करना है वो रिवीजन करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन की उम्मीद बहुत कम है। और फिर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये 3 चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। और ये तीनों चीजें बेटा रेगुलर डेज में पॉसिबल नहीं है ना? जब हम डेली बेसिस पे ना मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे ना इन तीनों का, ये तीनों एक साथ होना बड़ी मुश्किल होती है ना? ना तो हम रेगुलर बैकअप ले सकते हैं, ना ही रिवीजन कर सकते हैं, ना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब डेली रूटीन में जब हमारी सारी क्लासेस चल रही होती हैं। लेकिन इन तीनों चीजों को करने का मौका कब मिलता है? इन तीनों चीजों को करने का मौका तब मिलता है जब हमारी क्लास की छुट्टी होती
है ना। जिस दिन हमारी क्लासेस ऑफ होती हैं उसी दिन हमें ये तीनों चीजें करनी होती है। तो जब क्लास ऑफ हो रही है ना, तो समझो वो आप लोगों के लिए ना गोल्डन टाइम है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उस टाइम को भुना लो। जो बच्चे उन छुट्टी वाले दिनों को भुना लेते हैं, जैसे अब आप लोगों की छुट्टी आएंगी दशहरा की, है ना, दशहरा के बाद दीपावली की, ठीक है, तो वो दशहरा दीपावली बेटा आपके लिए नहीं है। आपकी दिवाली और आपका दशहरा तो आपकी नौकरी के बाद ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो छुट्टी मिलेगी ना, ये मेहनत के दिन होंगे। आप जितनी मेहनत कर लोगे ना, उतनी भीड़ से हट जाओगे इन छुट्टियों में। समझ रहे हो। ये समझो कि मंडे टू फ्राइडे तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा उन 2 दिनों में तैयारी कर रहा है वही भीड़ से अलग है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, एक बात मैं आपको बता दूं, है ना। मेहनत चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और एक बार आपका इंटरेस्ट आ गया ना पढ़ने में, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पढ़ाई है बेटा, वो बहुत बोरियत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स सीखते हैं, अप्रोचेस सीखते हैं, तो उन ट्रिक्स और अप्रोचेस को करने में मजा आता है। समझ रहे हो। तो ये बोरिंग वाली पढ़ाई नहीं है, जैसे हम 8th 9th 10th में रट्टा लगाते थे, चीजों को रटते थे, वो काम यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। एक बार आप चीजों को पढ़ने लग जाओगे ना, समझने लग जाओगे, रूटीन बना लोगे, फिर आप बहुत बेहतर तरीके से इसमें रम जाओगे। फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी, आपको मजा आने लगेगा। समझ रहे हो जी। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। क्वेश्चन कौन सी बुक से बनाए। एज का लेक्चर अभी बीओडी में नहीं डाला। अरे यार ये हो क्या रहा है, एक सेकेंड। लाओ अभी ये भी अभी प्रॉब्लम अभी के अभी रिजोल्व करवा देते हैं। बता दो बता दो, आज वीकेंड है, आप सारी दिक्कतें आज बता दो, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स आज। हाँ जी, चलो ये भी काम तुम्हारा हो गया साथ की साथ, ठीक है जी। एज वाला टॉपिक भी अपलोड करवा दिया। बेटा बुक तो सिर्फ एक ही है मार्केट में, उसके अलावा तो कोई बुक ही नहीं है। रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, ये बुक रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, इसके अलावा तो कोई बुक ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मैट्रिक्स जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। लेकिन क्योंकि आज वीकेंड का वार है, इसलिए हम आज बड़ा चैप्टर शुरू नहीं कर सकते, हमें छोटे छोटे टॉपिक्स ही निपटाने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, मैट्रिक्स में बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह की ना कोडिंग ही है। ये क्या है, कोडिंग। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक कोडिंग है।
यहां पर हम कोड करते हैं, चाहे तो लेटर को नंबर से कोड कर सकते हैं, नंबर को लेटर से कोड कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी मैट्रिक्स मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ये मैट्रिक्स एक आपके सामने है, यहां पे लिखा है 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ना मैंने लेटर्स लिखने, कुछ लेटर्स लिखे, जैसे कि ये लेटर लिखा P, ये लेटर लिखा R, ये लेटर लिखा Z, ये लेटर लिखा Z, ये लेटर लिखा R, ये लेटर लिखा M, ये लेटर लिखा Q, ये लेटर लिखा P, ये लेटर लिखा M। ठीक है जी, इस तरीके से है। अब मैट्रिक्स की हेल्प से होता क्या है कि हम किसी भी लेटर को ना नंबर में कोड कर सकते हैं, किसी भी लेटर को। जैसे कि यहाँ पे जो लेटर है ना, P लेटर है P, हम इस P लेटर को ना नंबर में कोड कर सकते हैं। और कोडिंग का तरीका पता है क्या है? कोडिंग का तरीका होता है कि पहले उसके सामने रो का नंबर पढ़ा जाता है, पहले उसके सामने रो का नंबर पढ़ा जाता है, देन कॉलम का नंबर पढ़ा जाता है। समझ रहे हो? पहले रो देन कॉलम। तो इस P के सामने रो का नंबर कितना है सर? P के सामने रो का नंबर कितना है? 0। कॉलम का नंबर कितना है? 0। तो यानी कि इस P को मैं 0 0 से लिख सकता हूं। लेकिन P तो बेटा यहां भी है ना? P तो यहां भी है। तो इस P की कोडिंग क्या बनेगी? पहले रो देन कॉलम। तो रो का नंबर कितना है? 2। कॉलम का नंबर कितना है? 1। तो 2 1। इस मैट्रिक्स की कोडिंग क्या बनेगी? इस मैट्रिक्स की कोडिंग बनेगी 2 1 से, है ना? इस मैट्रिक्स की कोडिंग क्या बनेगी? 2 1 से। मतलब इस P की कोडिंग बनेगी 2 1, इस P की कोडिंग बनेगी 0 0। तो हम किसी भी लेटर को नंबर में कोड कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को जब हम यूज करते हैं तो किसी भी लेटर को नंबर में कैसे कोड किया जाता है? पहले उसके सामने रो का नंबर पढ़ते हैं, देन कॉलम का नंबर पढ़ते हैं। जैसे कि मैं पूछूं ये Z है, इस Z की कोडिंग क्या होगी? इस Z की कोडिंग क्या होगी सर? Z के सामने नंबर कितना है? 0, और रो का नंबर है 0, कॉलम का नंबर कितना है? 2। तो इस Z की जो कोडिंग होगी वो 0 2 से होगी। इस Z की कोडिंग किससे होगी? 0 2 से होगी। Z यहां भी है 1 0, इस Z की कोडिंग किससे होगी? 1 0 से होगी। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन जाता होगा? ये तो बड़ा आसान सी चीज है, बट इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अच्छा, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ना इनवर्स मैट्रिक्स हो, रिवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब है कि जब हम जो कोड कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे मैंने Z को कोड किया 0 2 से, तो 0 2 से कोड ना करके मैं Z को कोड कर दूं 2 0 से, 2 0। यानी कि पहले उसके सामने कॉलम का नंबर पढ़ लूं, फिर रो का नंबर पढ़ लूं। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स। तो एग्जाम में अगर इनवर्स मैट्रिक्स होगी तो एग्जाम में ना ये चीज लिखी होगी कि हम भैया Z को 2 0 से कोड कर रहे हैं। तो आप समझ जाना, अगर ये 2 0 से कोड कर रहे हैं तो ये इनवर्स मैट्रिक्स है। हालांकि इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अब ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएगा पेपर में, एक मैट्रिक्स ये बनी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स ये बनी हुई है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बनी हुई है ना? 2 मैट्रिक्स बनी हुई है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर मैगी, मैगी की कोडिंग क्या होगी? तो आपको पता है क्या करना है? आपको यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। पहले आप ऑप्शन ए को चेक करोगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। आपको यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। पहले ए को चेक करो, फिर बी को चेक करो, फिर सी को चेक करो, फिर डी को चेक करो। समझ रहे हो? अगर मान लो ऑप्शन ए सही है, अगर ऑप्शन ए सही है तो बेटा 21 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम को। 42 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को। 86 किसको रिप्रेजेंट करेगा? जी को। और 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई को। अगर ऑप्शन ए सही है तो समझ रहे हो मेरी बात? अगर ऑप्शन ए सही है तो 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को, 86 रिप्रेजेंट करेगा जी को, और 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को, है ना? हाँ जी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ऑप्शन ए सही है? ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा कि ऑप्शंस को आगे से चेक करने की बजाय ना पीछे से चेक करो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन के चांस ज्यादा हैं। जब आप ऑप्शन को पीछे से चेक करोगे ना तो एलिमिनेशन के चांस ज्यादा हैं। अगर ऑप्शन ए सही है तो बेटा 69 रिप्रेजेंट करना चाहिए आई को,
जरा चेक करो 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जरा चेक करो 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बाबू 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो जो 69 रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा आई को। 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को। 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को, है ना। चलिए साहब, तो आई को ही करना चाहिए 69, तो मे बी ऑप्शन ए सही हो सकता है। एक काम करो, इसको पूरा चेक मत करो, नीचे बढ़ जाओ। 23 भी बेटा आई को रिप्रेजेंट करना चाहिए, 2 यहाँ 3 यहाँ। सर 23 जो रिप्रेजेंट करेगा ना, 23 वो रिप्रेजेंट करेगा ए को, वो रिप्रेजेंट करेगा ए को, जबकि आई के लिए होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो गया, है ना। 12 को देखो, 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर 1 यहाँ 2 यहाँ। सर 12 रिप्रेजेंट करेगा, 12 रिप्रेजेंट करेगा एल को, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। और हमें तो पहले ही पता है कि 69 आई के लिए है, तो ये 69 भी आई के लिए ही होगा। अब देखो जी के लिए 86 और 86, जो दो ऑप्शन मेरे बचे हैं दोनों में बेटा 86 है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि 100% ये तो बाई डिफॉल्ट क्या है, जी है, बाई डिफॉल्ट जी है। अब बेटा 42 को चेक करो, 42 और 23 को। सर 4 यहाँ 2 यहाँ। सर 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को, और 2 यहाँ 3 यहाँ। सर 23 भी रिप्रेजेंट करेगा ए को, 23 भी रिप्रेजेंट करेगा ए को। चलिए साहब, अभी भी दोनों ऑप्शन बचे हैं। 21, 2 यहाँ 1 यहाँ। सर 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, है ना। 32 देखना, 32 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 यहाँ 2 यहाँ। सर 32 रिप्रेजेंट करेगा, 32 रिप्रेजेंट करेगा बी को, इसीलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो जो बचा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। जो बचा वही हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाना है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके। पहले आप ए को चेक करो, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। और ऑप्शंस को कहां से चेक करना है, पीछे से चेक करना है, आगे से चेक नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो चेक। बुक का प्राइस बेटा फ्लिपकार्ट पे देख लो, क्या मिल रही है बुक, कितने की मिल रही है। हम्म, हिंदी में इसको बोलते हैं आप व्यू, आप व्यू। बाकी के 3 क्वेश्चन चेक करो फटाफट से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन बनाया। बेटा इसमें कोई टाइप नहीं है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में कोई टाइप नहीं है, बस यही टाइप है जो भी है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। हाँ जी, हो गए सारे ऑप्शन चेक। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो 24 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी को। जरा चेक करना, 24 टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 टी को कर रहा है। सर 2 यहाँ 4 यहाँ। सर 24 डेफिनेटली टी को कर रहा है रिप्रेजेंट। 85 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर 8 यहाँ 5 यहाँ। सर 85 रिप्रेजेंट कर रहा है जे को, है ना। 24 बेटा टी को रिप्रेजेंट करेगा। 89 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 या 9 या। 89 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। 89 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को। समझ रहे हो, जबकि लास्ट का लेटर टी के लिए होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन हमारे देखते ही हटा दो, 2 ऑप्शन हमारे देखते ही हटा दो। अब आ जाओ बेटा सेकंड लास्ट, 42 और 41। 4 यहाँ 2 यहाँ। 42 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को,
4 यहाँ 1 यहाँ, 41 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को, 42 रिप्रेजेंट कर रहा है, 42 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, है ना, और 41 रिप्रेजेंट कर रहा है, 41 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 41 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को। तो बेटा जो सेकंड लास्ट होना चाहिए वो एल के लिए होना चाहिए, ए के लिए नहीं हो सकता, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट 44, क्या 44 टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 यहाँ 4 यहाँ, सर डेफिनेटली 44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 75, 7 यहाँ 5 यहाँ, सर 75 डेफिनेटली एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 88, 8 यहाँ 8 यहाँ, सर 88 डेफिनेटली ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11, 1 यहाँ 1 यहाँ, सर 11 तो टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दो, दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दो। अब 33 और 76 में बेटा एस किसके लिए है, सर 33 के लिए क्या है, 33 के लिए एच है, 33 के लिए एच है तो ये भी हटा दो, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सर 97 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 या 7 या, सर डेफिनेटली 97 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। बया बया बाई हाँ सॉरी 22 और 14, 22 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, 14 रिप्रेजेंट कर रहा है एच को, डी और एच, तो यानी कि ये दो ऑप्शन हटा दो। अब 30 और 22 में से एन किसके लिए है, सर 30 के लिए तो एन है, और सर 22 के लिए क्या है, 22 के लिए डी है, 22 के लिए डी है, जबकि ये होना चाहिए एन के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जब हम ऑप्शंस को पीछे से चेक करें तो जल्दी एलिमिनेट हो, एग्जाम में हो सकता है कि जब आप ऑप्शन को आगे से चेक करो तो जल्दी एलिमिनेट हो, तो उस समय मुझे गाली मत देना भाई, जरूरी नहीं है कि पीछे से ही एलिमिनेशन होता है, आगे से भी एलिमिनेशन होता है। अच्छा जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा ना तो ये वाली लैंग्वेज लिखी होगी, ये लैंग्वेज लिखी होगी, तो इस लैंग्वेज में आपको सिर्फ ये पकड़ना है ये कि बी को मैंने कोड किया 0 0 और 1 4 से, बी को मैंने कोड किया 0 0 और 1 4 से, ये आपको बताएगा कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल है या रिवर्स है ना। तो बी को मैंने कोड किया है 0 0 और 1 4 से, तो ये चीज आपको बताएगी कि आपकी मैट्रिक्स नॉर्मल है या रिवर्स है। चलिए साहब, तो बेटा बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1 4, जरा चेक करना, सर 1 यहाँ 4 यहाँ, सर डेफिनेटली 1 4 बेटा बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल मैट्रिक्स है, हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल मैट्रिक्स है। बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलिए साहब, अगर ऑप्शन ए सही है बाबू, तो 33 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? ई को। सर 33 तो ई को ही कर रहा है रिप्रेजेंट, है ना। 11 भी ई को ही करेगा रिप्रेजेंट। सर 01 रिप्रेजेंट करेगा डी को। सर 12 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 10 और 34, सर 10 रिप्रेजेंट करेगा डी को, है ना। और 34 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को। 65 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। 99 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आगे से सॉल्व करते तो जल्दी एलिमिनेट हो जाता, बट कोई दिक्कत नहीं। 56 किसको कर रहा है? यू को। तो बेटा 56 किसके लिए होना चाहिए था? आर के लिए। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। तो बी इज द राइट आंसर, है ना। 03, सर 03 टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 23, है ना। 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को कर रहा है। दो ऑप्शन हटा दो। 87, 87 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 78 किसको करेगा? यू को करेगा। 95, 95 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 58 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हटा दो, तो बचा क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 03 बेटा टी के लिए है, अभी चेक किया था मैंने। 10, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, है ना। 33 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। और 02 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। तो ये दो ऑप्शन हटा दो। 56 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, तो जबकि एम के लिए होना चाहिए, तो ये भी हटा दो। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर्स दिए हुए हैं और ये बताओ ये नंबर्स किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे? ये नंबर किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पर आपको ना इंडिविजुअल ऑप्शन चेक नहीं करना है ना। ये उससे भी ज्यादा आसान है ना। इसमें और कम समय लगेगा, उसमें तो भी समय लगेगा, इसमें और कम समय लगेगा आपका। बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। ये बताओ 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 43, सर 4 यहाँ 3 यहाँ, सर 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को। 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को। 43 रिप्रेजेंट किसको करेगा? बी को करेगा। 96 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 96 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, है ना। 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 30 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। बी आई टी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बी आई टी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 8 यहाँ 6 यहाँ। 86 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आर को, है ना। 75 किसको करेगा? 75 कर रहा है सर आई को रिप्रेजेंट। 34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 34 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। 34 डी को। 02 किसको कर रहा है? 02 कर रहा है ई को। आर आई डी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये और आसान क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स में कुछ है नहीं बाबू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग। बहुत ही इजी है, एकदम हलवा, एकदम हलवा। एक बार एक बार क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। देखो ये है बुक रीजनिंग की, है ना। इसमें सब कुछ है, सब कुछ कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट ट्रिक्स, अप्रोच, सारी चीजें। एक बार रीजनिंग में क्वेश्चन आया था और बच्चे ना उस क्वेश्चन को देख के डर गए थे। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। जब वो बच्चों ने क्वेश्चन देखा ना, तो उनको लगा कि ये गलती से इंग्लिश का क्वेश्चन, गलती से इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया गया, जबकि ऐसा था नहीं। ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही था, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही था। ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वर्ड दे रखा है मास्टर, और कई और एग्जाम्स में भी आया था, सीएचएसएल वगैरह। दूसरा वर्ड दे रखा है एम्बर। तीसरा वर्ड दे रखा है बॉम्बे। ठीक है, एक और वर्ड है एनिमल।
एक और वर्ड है एनिमल, और एनिमल के अलावा एक और वर्ड है एब्डोमेन। फिर हमसे पूछा गया कि बताओ अब कौन सा वर्ड आएगा, अब कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, और ऑप्शंस थे आपके पास, पहला ऑप्शन है मनी, ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन है एम्बस, थर्ड ऑप्शन है डिफॉर्म, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्राइम। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगा कि ये तो अंग्रेजी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, जो गलती से रीजनिंग में आ गया। हालांकि रीजनिंग में इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में रीजनिंग में जीएस भी आती है, रीजनिंग में मैथ्स भी आती है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बेटा मैथ्स का भी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का आपको परसेंटेज का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रीजनिंग के अंदर आपको जीके का भी क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बताओ आपको 4 शहरों के नाम दिए हैं, बताओ गांधीनगर, अहमदाबाद और लखनऊ और पटना, इन चारों में सबसे अलग कौन सा शहर है। तो ये जीके वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी रीजनिंग में आ जाते हैं। और इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाता है, कि सिनोनिम वाला क्वेश्चन आ जाता है, और मैथ्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो रीजनिंग में सब कुछ आती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना तो इंग्लिश लैंग्वेज का है, ना जीके का है, ना मैथ्स का है, ये वास्तव में रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि बताओ अगला वर्ड क्या होगा। ये मत सोचना कि सर हिंदी में तो लिख दो इस क्वेश्चन को। बाबू हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये हिंदी वाले क्वेश्चन से बुक क्वेश्चन उठाया मैंने, समझ रहे हो, इस बुक में पूरी हिंदी है। तो हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बिल्कुल अंग्रेजी में ही लिखा हुआ था, समझ रहे हो। ये भी एक कोडिंग का ही लॉजिक था यहाँ पर। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। लेकिन आज फ्राइडे था, आज बड़ा टॉपिक पढ़ा नहीं सकते थे, और हम अल्फाबेट ही पढ़ा रहे थे आपको। तो अल्फाबेट से रिलेटेड सारे छोटे टॉपिक मैं खत्म कर चुका हूँ, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग ही बचा है, तो जिसको हम पढ़ लेंगे मंडे से। तो आज की छोटी क्लास ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताओ क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये जो वर्ड्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई तो एक लॉजिक होगा जिससे ये वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। पता है लॉजिक क्या है? बड़ा आसान सा लॉजिक है। ध्यान से देखो इन वर्ड्स को। यहां पर पहला लेटर क्या है? यहां पर पहला लेटर क्या है? एम। बहुत बढ़िया। यहां पर एम जो है वो दूसरा लेटर है, ठीक है। यहां पर जो एम है वो तीसरा लेटर है, यहां पर जो एम है वो चौथा लेटर है, यहां पर जो एम है वो पांचवा लेटर है। यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। अब हमें वो वर्ड चाहिए जिसमें एम बेटा छठा लेटर हो, एम छठा लेटर हो, और एम छठा लेटर किसमें है? डी फॉर्म में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बेटा नई एडिशन की हिंदी मीडियम की बुक है, 573 पेज। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में भी ये चैप्टर है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो डिफॉर्म होगा। गुड, अर्बन, एंथम। अब बताओ नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए एंथिल, एम्पैथी, यूरोप, गूस। पैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए टेरर, ऑप्शन बी डिस्प्ले, ऑप्शन सी डोम, ऑप्शन डी स्कॉल्डिंग। हाँ जी,
अरे जिसकी मर्जी उसकी ट्रिक यूज कर लो, क्या दिक्कत है, आंसर आना चाहिए तुम्हारा। तुमने कोई और ट्रिक सीख रही है तो तुम उस ट्रिक से कर लो, बस आंसर आना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि एम पहला लेटर है, एम दूसरा, एम तीसरा, एम चौथा, तो एम पांचवा लेटर। अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान देखो बेटा, ओडी बेटा लास्ट के दो लेटर हैं, तो ओडी पहले दो लेटर। यू आर लास्ट के दो लेटर हैं, तो यू आर पहले दो लेटर। ए एन लास्ट के दो लेटर हैं, तो ए एन पहले दो लेटर। तो ई एम जो है वो लास्ट के दो लेटर हैं, तो ई एम पहले दो लेटर आ जाएंगे। तो पहले दो लेटर ई एम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। बेटा लास्ट के दो लेटर ओडी, जिस पे खत्म उसी से शुरू, जिस पे खत्म उसी से शुरू, जिस पे खत्म उसी से शुरू, जिस पे खत्म उसी से शुरू हो जाएगा, ई एम, है ना? सर अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो बेटा यहाँ पे तीन लेटर है, यहाँ पे चार लेटर है, यहाँ पे पांच लेटर है, यहाँ पे छह लेटर है। तो सात लेटर वाला वर्ड हमारा सही होगा, सात लेटर है डिस्प्ले, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट के जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो कि एक बड़ा चैप्टर है, उसको छोड़कर अल्फाबेट से रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। बस एक कोडिंग डिकोडिंग बड़ा चैप्टर हो जाएगा ना, तो ये समझ लो तुम्हारी पूरी 10 नंबर की रीजनिंग तैयार हो गई। मतलब 10 नहीं तो मैं कह सकता हूं कि मिनिमम 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो मिनिमम तैयार होगा तुम्हारे, 6 से 8 क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप देने चाहते हैं रीजनिंग का, कोई भी एग्जाम, तो उस एग्जाम में रिलेटेड टू अल्फाबेट एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 6 to 8 क्वेश्चन, समझ रहे हो? कभी कभी 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं देखने को, लेकिन मिनिमम बेटा 6 to 8 क्वेश्चन या 5 to 10 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो 5 से 10 नंबर की क्वेश्चन आपके, 5 से 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, है ना? 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में, 5 से 10 क्वेश्चन तो अल्फाबेट से रिलेटेड होते ही होते हैं। लेकिन वो अभी तैयार नहीं हुए, जब हम नेक्स्ट वीक में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे, है ना, तब उसके बाद तैयार होंगे ये 5 से 10 क्वेश्चन हमारे। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नेक्स्ट वीक में पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे ने इस बैच में पहला लेक्चर नहीं देखा, पहला लेक्चर किसका था? अल्फाबेटिकल सीरीज का था, है ना? तो अभी आपके पास बेटा सैटरडे भी है, संडे भी है, तो ये 2 दिन आपके पास है, समझ रहे हो? और भैया इस बार तो 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर की छुट्टी होगी मंडे की, तो अब आपको 3 दिन मिल गए। आपके पास कितने दिन है? आपके पास बाबू 3 दिन है, 3 दिन। और ये जो 3 दिन है ना, इन 3 दिनों में आपको क्या करना है? बैकअप लेना है। जो जो बच्चे, जो जो लेट एडमिशन है, जिनका एडमिशन लेट हुआ है, वो बच्चे इन 3 दिनों में बैकअप लेंगे जरूर। और जिनका लेट एडमिशन नहीं है वो रिवीजन करेंगे, और जो रिवीजन भी कर चुके हैं, जिनको रिवीजन की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। यानी कि जब आप मंडे को मुझसे मुलाकात, जब नेक्स्ट क्लास में जब आप मुझसे मुलाकात करोगे, तो भाई साहब अल्फाबेट का प्लेस हर बच्चे को पता होना चाहिए, और इनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? ये हमने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है अल्फाबेटिकल सीरीज, उस चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि किसी भी लेटर का प्लेस क्या होता है, अपोजिट अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट क्या होते हैं, ए जेड, बी वाई सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। तो ये सारी प्रैक्टिस आप लोग करके तैयार रहेंगे, एकदम रेडी रहेंगे। जो बच्चे अल्फाबेट का प्लेस और अपोजिट अल्फाबेट के बारे में नहीं जानेंगे, उन बच्चों के लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ना बेकार है, समझ रहे हो? तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने का असली मजा ही तब आता है जब आप पहले से हर लेटर का प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानते हो, जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी करा चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, ठीक है? तो आज छोटी ही क्लास रखते हैं, वैसे भी आज वीकेंड है, ठीक है? हाँ जी।
तो अब हमारी मुलाकात सीधा नेक्स्ट क्लास में होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो